नमस्ते। आप सबका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। आज हम इस पॉडकास्ट में बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू के बारे में चर्चा करेंगे। और इस पॉडकास्ट का टॉपिक है बैक पेन या पीठ दर्द। और हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर तुंगेश बंसल, जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। और अभी वो एक ऑर्थोपेडिशियन है और स्पाइन सर्जरी में वो उन्होंने स्पेशलाइजेशन की है। Welcome to the show, Tungesh. Thank you so much. मैं आपसे एक बहुत ही आम सवाल से शुरुआत करते हैं कि आपको आजकल के अपने प्रैक्टिस में या हॉस्पिटल में या कॉमन आपके जो सोसाइटी में आपको ऐसा लगता है कि आजकल लोगों में बैक पेन का इशू बहुत ज़्यादा बढ़ गया है? जी अभिलाष, जो बैक पेन का इशू है वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गया है आजकल। जो बहुत सारी शोध और स्टडीज़ करी गई हैं इस बारे में, उनमें तकरीबन 50 से लेके 80% पेशेंट्स को उनके लाइफ टाइम में कभी ना कभी कमर का दर्द ज़रूर होता है। और ये जो सबसे हमारी प्रोडक्टिव लाइफ स्पैन है उसमें पेशेंट्स को बहुत अफेक्ट कर रही है। 20 to 50 ईयर्स वाले जो वर्किंग क्लास है उसको बहुत अफेक्ट कर रही है। एंड ये ओल्ड एज में तो बैक पेन काफ़ी कॉमन है ही। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यंग एज में बुजुर्ग लोगों में तो हमें पता ही था कि उनको ये सारी दिक्कतें का होता है, लेकिन आजकल प्रोडक्टिव या जो जैसे आपने बोला यंग अडल्ट्स में इसका प्रेवलेंस या इसकी प्रेवलेंस जो बहुत बढ़ गया है। बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो आपके हिसाब से ये जो यंग एडल्ट्स में ऐसा इशू हो रहा है, तो आपके हिसाब से क्या रिस्क फैक्टर्स हैं या क्या कॉजेज हैं जिसकी वजह से हमें इतना ज़्यादा कॉमन ये दिक्कत पता चल रही है? अभिलाष, कई जो बैक पेन के मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स के अंदर पेशेंट जो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं उसका हम कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते हैं। उसके अंदर पेशेंट की जेनेटिक बनावट कैसी है, उसका वो किस एथनिसिटी से आता है, ये सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं। जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं उसके अंदर सेडेंटरी लाइफस्टाइल, स्मोकिंग, ओबेसिटी एंड बैड पोस्चर, स्मार्टफोन का एक्सेसिव यूज, ये सारे जो रिस्क फैक्टर्स हैं ये काफ़ी कॉमन हो गए हैं, जो कि बैक पेन को एंड इसकी प्रेवलेंस को बहुत बढ़ा रहे हैं। तो जो आप बोलना चाहते हैं मॉडिफाइबल मतलब ऐसी चीजें जिनको हम बदल सकते हैं ताकि हम बैक पेन जैसी दिक्कत को अवॉइड कर सके। तो और इसमें बिल्कुल। जैसे आपने बोला पोस्चर और स्मार्टफोन यूसेज या डिवाइसेस का यूसेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आजकल। हाँ, इसके अलावा जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल हमारा हो गया है, किसी भी तरीके की एक्सरसाइज हम अवॉइड कर रहे हैं। अगर हम डेली 20 से 30 मिनट भी एक नॉर्मल वॉकिंग एक्सरसाइज भी करें तो भी हम बैक पेन से बच सकते हैं। ओबेसिटी, जो मोटापा है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण जो है वो बैक पेन का उभर के आ रहा है। तो बैक पेन में जो बैक पेन का सिम्टम है वो चाहे गर्दन में हो सकता है या लोअर बैक में हो सकता है, तो इसके अलावा एक मरीज को पीठ दर्द के अलावा भी कोई और भी सिम्टम्स पता चलते हैं या ऐसी उस उनको जानकारी रखनी चाहिए जिसके होने पे उनको डॉक्टर के पास शायद जल्दी जाना पड़े, ऐसा भी कोई सिम्टम्स या ऐसे कोई रिस्क है? जी अभिलाष, आपने बहुत सही पॉइंट बताया है। इसे हम रेड फ्लैग साइन बोलते हैं या लाल झंडी वाले लक्षण बोलते हैं, जो कि अगर बैक पेन के साथ में ये ऐसे कोई लक्षण हो तो इमीडिएटली या तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। इसके अंदर एक तो उम्र है, अगर बेसिकली 18 वर्ष से कम किसी पेशेंट को बैक पेन हो रहा है या 50 साल से ज़्यादा उम्र के किसी पेशेंट को बैक पेन हो रहा है तो उसे एक बार अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखा लेना चाहिए है। इसके अलावा अगर पेशेंट का वज़न कम हुआ है, साथ में जो सिग्निफिकेंट वेट लॉस हम जिसे बोलते हैं कि 10% वज़न कम होना 6 महीने के अंदर, और साथ में बुखार आना, या फिर कोई किसी तरीके के कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स जिसे हम बोलते हैं कि फीवर होना, वेट लॉस होना। भूख ना और इसके लगना। अलावा
यस, और इसके अलावा कोई स्टिफनेस एसोसिएटेड होना, जब आप सुबह उठते हैं तो आपके कमर में जकड़न होना, जिसका समय के साथ में इम्प्रूवमेंट हो, कि वो अ, जैसे आप सुबह उठे तो आपको कमर में जकड़न है, एंड जैसे-जैसे समय बीतता गया, आपका जो जकड़न है वो ठीक हो गई है। वो किसी तरीके की गठिया की तरफ पॉइंट कर सकता है। और इसके अलावा अगर आपको किसी और बीमारी के लक्षण हैं, जैसे कि आपको किसी तरीके की कैंसर की कोई हिस्ट्री रही है, या फिर आपको किसी और बीमारी की प्रॉब्लम आपको रही है, उसके साथ में अगर बैक पेन एसोसिएटेड है, तो आपको जल्दी अपने चिकित्सक को दिखाना चाहिए। तुंगेश, इन इन जो आपने चीजें बताई वो एकदम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा क्या पैरों में कोई लक्षण आना, कोई झंझनाहट होना या पेशाब लेट्रिन की कोई दिक्कत भी रहना, क्या ये भी एक रिस्क है, मतलब एक रेड फ्लैग साइन कहेंगे जिसके लिए हमें अर्जेंट? हाँ जी। बेसिकली जो बैक पेन होता है उसके अंदर बेसिकली स्पाइन के अंदर स्पाइनल कॉर्ड जा रही होती है। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो सारी बॉडी की मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। उसमें कई सारी नसें होती हैं। जब इन नसों का दबाव होता है तो कई तरीके के लक्षण सामने आ सकते हैं, जैसे कि पैरों में लहर लहर जैसा दर्द निकलना, एंड ये सबसे कॉमन लक्षण जो है वो देखा गया है। इसके अलावा चींटियाँ चलने की सेंसेशन जो है पैरों में, ये हो सकती हैं। इसके अलावा कई केसेस में, जो तकरीबन लेस देन 5% केसेस के अंदर, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट जिसे हम बोलते हैं, कि पैरों में कमजोरी आ जाना, लैट्रिन पेशाब का कंट्रोल जो है वो हो जाना, चीजों के छूने का एहसास जो है वो बहुत कम होना, ये सारे जो लक्षण हैं जो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट के अंदर आते हैं, जिसके अंदर पैरों की मूवमेंट जो है वो कम हो जाए, और अगर पैरों में छूने का एहसास जो है वो बहुत कम हो जाए, या फिर लैट्रिन पेशाब का जो कंट्रोल है वो जो है चला जाए, या फिर उसके अंदर अर्जेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए कि एकदम इमीडिएटली आपको वॉशरूम यूज़ करना पड़ता है, आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे लक्षण होने पे आपको चिकित्सक से इमीडिएटली मिलना चाहिए। तो हमने जो सीखा पिछले जो हमने रेड फ्लैग साइंस डॉक्टर तुंगेश ने बताए, तो इससे हमें ये समझ आता है कि बैक पेन को ट्रीट करने के लिए सिर्फ एक ऑर्थोपेडिशियन या एक स्पाइन स्पेशलिस्ट नहीं, एक रूमेटोलॉजिस्ट या एक कैंसर स्पेशलिस्ट की भी जरूरत हमें पड़ सकती है। तो मेरा नेक्स्ट सवाल यही है कि हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि हमें फर्स्ट किनको दिखाना चाहिए, कि बैक पेन हुआ तो हु विल बी द फर्स्ट पर्सन जो हमें प्रॉपरली गाइड कर पाएंगे? देखिए, जब भी आपको बैक पेन होता है तो आपको एक ऑर्थोपेडिक और या न्यूरोसर्जरी के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये दोनों स्पेशलिटीज जो हैं ये मेनली बैक पेन से डील करती हैं। अगर इन दोनों स्पेशलिटीज को कोई प्रॉब्लम लगती है, देन वो रूमेटोलॉजिस्ट या कैंसर स्पेशलिस्ट को इन्वॉल्व कर सकते हैं, अगर उन्हें ऐसी कोई प्रॉब्लम लगती है तो। बट जो बैक पेन है वो प्राइमरीली ऑर्थोपेडिक सर्जन्स एंड न्यूरोसर्जन्स द्वारा देखा जाता है। आपकी घर के आसपास विसिनिटी में जो सुविधा अवेलेबल हो, आप उनको एक बार दिखाएं। और मतलब शुरुआत में अगर जैसे आपने बोला कि 50 to 80% ऑफ द कॉमन पॉपुलेशन सोसाइटी में, उन लोगों को अपने लाइफ टाइम में एक ना एक बार तो बैक पेन होगा। तो अगर फर्स्ट टाइम जैसे मुझे अगर बैक पेन होता है, तो मुझे क्या चीजें इमिडिएटली, जैसे फर्स्ट एड होता है, तो बैक पेन के लिए फर्स्ट एड क्या करना चाहिए? जैसे चाहे आप काम पे हो या चाहे आप घर पे हो, तो व्हाट आर द फर्स्ट स्टेप्स क्या लेने चाहिए हमें? बैक पेन जब भी किसी पेशेंट्स को होता है तो वो या तो एक्यूट बैक पेन हो सकता है। एक्यूट बैक पेन जो होता है वो जनरली किसी ना किसी ट्रिगर फैक्टर की वजह से होता है। जैसे मान लीजिए आप कोई वजन जो आप जनरली अपनी रोजमर्रा की लाइफ में नहीं उठाते हैं, आपने कोई भारी वजन एकदम से उठा लिया, या आपने कोई सामने झुक के एकदम कोई चीज उठाई, तब वो ट्रिगर हो जाता है बैक पेन। तो इसके लिए आप थोड़े 1-2 दिन का रेस्ट ले सकते हैं, कोई पेन किलर्स ले सकते हैं। पैरासिटामोल जो पेन किलर है वो सेफ भी है और आपको ज़्यादा नुकसान भी नहीं करेगी, वो आप ले सकते हैं। आप गर्म पानी से सिकाई कर सकते हैं, और
कोई जो आजकल स्प्रेज आते हैं, वो स्प्रे लगा के आप 2-3 दिन का आराम ले सकते हैं, तो उसमें मोस्ट ऑफ द बैक पेन्स जो एक्यूटली होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं। एक कॉमन क्वेश्चन आता है रिलेटिव से, फ्रेंड से, कि हमें क्या हार्ड सरफेस पे लेटना चाहिए इस दौरान, या मतलब गद्दे वाले पे रहना चाहिए, मतलब व्हाट डू यू सजेस्ट कि मतलब ड्यूरिंग दैट टाइम जो रेस्ट आप बोल रहे हैं, तो उस समय हाँ क्या जी। हमें ध्यान रखना चाहिए उस समय? जो हार्ड सरफेस के ऊपर लेटने से पेशेंट के अपने कंफर्ट के ऊपर हम उसे पेशेंट को एडवाइस करते हैं। देखिए, ऐसी कोई स्टडीज़ नहीं है जिन्होंने ये बोला हो कि आप हार्ड सरफेस पे लेटें या आप सॉफ्ट सरफेस पे लेटें तो आपके बैक पेन को रिलीफ मिलता है कि नहीं। पेशेंट खुद जो है ट्राई कर सकता है, अगर उसे सॉफ्ट सरफेस पे नहीं रिलीफ मिल रहा है तो फर्म मैट्रेस पेशेंट यूज़ कर सकता है। अगर पेशेंट के खुद के कंफर्ट के ऊपर, इफ ही इज गेटिंग मोर कंफर्ट इन वन टाइप ऑफ मैट्रेस, ही कैन यूज इट एज पर हिज ओन चॉइस। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि यही यूज करना है या ये नहीं यूज करना है। आजकल क्योंकि बैक पेन पे इतनी चर्चा हो रही है, इतना इन्फॉर्मेशन आसपास है, तो लोगों को पता है कि इसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन उस चक्कर में काफ़ी बार वो काफ़ी मतलब एंग्जाइटी और उनकी वजह से काफ़ी टेस्ट अपने आप खुद भी करते हैं, और एमआरआई ऐसे बहुत कॉमन एक चीज़ है जो वो लोग अक्सर करते हैं। तो आप बताइए मतलब हम सारे व्यूअर्स को कि मतलब कब हमें एमआरआई या कोई इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत हमें, मतलब खुद से नहीं ऑब्वियसली फिजिशियन, लेकिन खुद से लोग अक्सर करते हैं, तो किन चीजों के लिए एमआरआई की जरूरत पड़ सकती है, कब की, अगर दर्द ना ठीक हो रहा हो या कोई देखिए, ये पर्टिकुलर ऐसा टाइप? है हाँ, ऐसा है कि एमआरआई जो है वो एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन है जो कि हमारे को बहुत सारी इंफॉर्मेशन देती है। पर अगर आप एक 100 लोगों की नॉर्मल पॉपुलेशन भी लेंगे जिन्हें कोई सिम्पटम नहीं है और उनका भी आप एमआरआई कराएँगे, तो उनमें से 1/3 लोगों के अंदर कोई ना कोई डिस्क की प्रॉब्लम, कोई ना कोई कमर की प्रॉब्लम निकलना लाज़मी है। क्योंकि वो एज रिलेटेड डिजेनरेटिव चेंजेस हैं जो हर एक की स्पाइन में होंगे। वो आपको सिम्पटम कॉज़ कर रहे हैं या नहीं, उससे हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, इंस्टेड ऑफ कि सिर्फ एमआरआई के ऊपर पेशेंट को ट्रीटमेंट देने के लिए। इसलिए जो एमआरआई है वो बहुत केयरफुली कराना चाहिए है। अनलेस आपको कोई जो डॉक्टर है वो प्रिस्क्राइब करते हैं एमआरआई, तो आप एमआरआई ना कराएँ। और एमआरआई कराने की जो इंडिकेशंस हैं, जो मैंने आपको रेड फ्लैग साइन्स बताए थे, वो सारे इंडिकेशंस एमआरआई कराने के रहते हैं। इसके अलावा अगर पेशेंट को बैक पेन हुआ है एंड उसने ट्रीटमेंट ले लिया है, डॉक्टर को दिखा के डॉक्टर के द्वारा बताया गया ट्रीटमेंट 4 से 6 हफ्ते फॉलो किया है, उसके बाद भी पेशेंट को आराम नहीं आ रहा है, तो हम एमआरआई की तरफ प्रोसीड करते हैं। इससे पहले एमआरआई कराना इतना फ्रूटफुल नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो हमारे को दिख सकते हैं, जो कि पेशेंट की जो अभी एक्यूट प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड ना हो। तो मतलब इन अ नटशेल बेसिकली कि सिर्फ एमआरआई की बेसिस पे कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, पेशेंट्स के जो सिम्टम्स है और साइंस है उनसे पूरा तालमेल करके ही एमआरआई बिल्कुल, का बिल्कुल। मतलब है, और एमआरआई खुद से किसी बीमारी या किसी चीज से हमें फायदा नहीं करेगा। लास्ट जी, जी, क्वेश्चन, जी। और हाँ जी। लास्ट क्वेश्चन जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि गुड मतलब अपने स्पाइन की हेल्थ को अच्छा रखने के लिए हम कॉमन अपने डे टू डे लाइफ में, अपने ऑलरेडी टॉक में हमें काफ़ी चीज़ें बताई हैं, लेकिन आपके हिसाब से ऐसे क्या एक्टिविटीज़ हैं या क्या चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि हम अपनी स्पाइन का हेल्थ अच्छा रख सकें? अभिलाष, इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किसी न किसी तरीके का व्यायाम या एक्सरसाइज़ अपने शेड्यूल में ज़रूर इन्वॉल्व करें। जो 20 से 30 मिनट वॉकिंग भी अगर आप डेली करें, तो भी आपकी जो सारी बॉडी की मसल्स हैं, वो स्ट्रेंथन होती हैं। इसके अलावा जो मोटापा है, उसको अवॉइड करना है। अपना खान-पान ठीक रखना है, ताकि आपका वज़न जो है, वो ना बढ़े। और स्मोकिंग जो है, वो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, जो कि हम अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा अपना पोस्चर जो है वो आपने ठीक रखना है। बहुत सारे जो आजकल वर्किंग क्लास होती है, वो वर्क करते-करते अपनी एर्गोनॉमिक्स बोलते हैं इसको हम, कि अपने जीवन की जो वर्किंग आपकी स्थिति है उसको बेहतर करें। उसके लिए अपना जो चीज़ आपको कम्फर्ट देती है वो आप एक कम्फर्टेबल चेयर यूज़ करें। आप जो कंप्यूटर है वो अपने आई लेवल पे रखें, ताकि आपको आगे ज़्यादा झुकना नहीं पड़े। आपका उससे गर्दन का जो दर्द है वो ठीक होगा।
तो इम्पोर्टेंट पोस्चर, एक्सरसाइज एंड अवॉइडिंग ओबेसिटी एंड स्मोकिंग, दीज विल बी द 4 मेन पॉइंट्स जो मैं बोलूंगा कि सारे व्यूअर्स को फॉलो करना चाहिए एक हेल्दी स्पाइन के लिए। A very informative session. Thank you very much, Dr. Tungish. I am sure कि मेरे साथ मतलब सब व्यूअर्स के साथ साथ मैंने भी आज बहुत कुछ सीखा एंड आई एम श्योर कि काफ़ी क्वेश्चंस भी आएंगे. सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे सेशन एंड स्पेयरिंग द टाइम. थैंक यू. Thank you so much. Thank you, Abhilash. It was a pleasure. Thank you. थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग टू टुडेज पॉडकास्ट. और मैंने आज काफ़ी चीज़ें सीखी कि कब हमें क्या लक्षण होते हैं पीठ दर्द के, क्या चीज़ें डेंजर साइंस होते हैं, कब हमें जाना चाहिए और अपनी स्पाइन की हेल्थ कैसे हमें बरकरार रखनी चाहिए. मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे और अपनी स्पाइन की हेल्थ अच्छी रखेंगे. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे के सारे वीडियोस को दिलचस्पी के साथ देखिए. थैंक यू वेरी मच.